चर्चा का विषय है के अंतर्गत प्रस्तुत है परिचर्चा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और आर्थिक विकास। इसमें भाग ले रहे हैं पूर्व वित्त सचिव डीसी गुप्ता और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस की प्रोफेसर यामिनी अग्रवाल। परिचर्चा का संचालन कर रहे हैं जनसत्ता के ब्यूरो प्रमुख अनिल बंसल। पिछले हफ्ते मनमोहन सिंह सरकार ने आर्थिक सुधार के क्षेत्र में कई अहम फैसले लिए। उसमें एक, सब्सिडी के बोझ को कम करने के लिए डीजल की कीमत बढ़ाई। दूसरा, जो पब्लिक सेक्टर हैं उनके विनिवेश के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का फैसला किया। और तीसरा, जो सबसे महत्वपूर्ण था, वो देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए अहम फैसले किए। गुप्ता जी, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को लेकर जो राजनीति है, आर्थिक उदारीकरण के दौर में क्या जो ग्लोबलाइजेशन है, वैश्वीकरण है, उसमें इसकी अनदेखी करके हम आगे बढ़ सकते हैं? अनिल जी, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है, उसके बारे में इस तरह से कोई राजनीति नहीं हो रही है, लेकिन जिन क्षेत्रों में यह अलाउ किया गया है उसके बारे में कुछ आशंकाएं हैं, जिसकी वजह से राजनीतिक पार्टियां उस पर विरोध कर रही हैं। जैसे सबसे बड़ी बात उसमें जैसे डायरेक्ट रिटेलिंग की है। रिटेल मार्केट को आपने हिंदुस्तान में ओपन कर दिया, उसकी वजह से कई आशंकाएं हैं वो जताई जा रही हैं। लेकिन जैसे सिविल एविएशन में जो इन्होंने किया है 49%, उस पर कोई खास बात नहीं हो रही है। और वो भी हम जानते हैं कि उससे जो हमारी एयरलाइंस हैं उसमें एक दो एयरलाइंस को ही फायदा होगा, बाकी एयरलाइंस फायदा नहीं होगा। लेकिन पॉइंट ये है, समझने की बात यह है कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भारत में आने की हमारी शुरू से ही आर्थिक उदारीकरण के बाद लास्ट 20 years दैट हैज बीन आवर पॉलिसी। जितने हमारे क्षेत्र हैं, आर्थिक क्षेत्र ज्यादातर इस वक्त ओपन है, कोई भी आके आप कर सकते हैं, उस पर बाहर का आदमी आके कर सकता है। कुछ एरियाज हैं जहां अब भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं, जैसे होलसेल रिटेल का, जैसे इंश्योरेंस का, जैसे पेंशन का, बैंकिंग सेक्टर पार्टली। इस तरह से कुछ क्षेत्र हैं जहां हम समझते हैं कि हमारी प्राथमिकताओं के हिसाब से इसको अभी खोलना उचित नहीं होगा। लेकिन अब सरकार ने जो फैसला लिया है उसमें सबसे बड़ा जो फैसला लिया है वो है रिटेल का, जिसपे ज्यादा तर्क हो रहे हैं और जिसपे विरोध जताया जा रहा है। यामिनी जी, भारत एक विकासशील देश है। हमारे पास दुनिया के विकसित देशों के साथ होड़ करने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं है, ये एक वास्तविकता है और जो हमारे राजनीतिक दल हैं वो भी इसको जानते हैं। आपने देखा जब पश्चिम बंगाल में वामपंथी सरकार थी तो वहां के मुख्यमंत्री खुद विदेश जाया करते थे और वहां एफडीआई की संभावनाओं को तलाशते थे कि पश्चिम बंगाल में निवेश करें वहां के लोग आके। तो ये जो ऐसी स्थिति है, कई जो विकासशील देश थे वो आज भारत से काफी आगे निकल गए प्रगति की दौड़ में। बहुत छोटे छोटे देश हैं, पास के देश हैं, एशिया के देश हैं, गरीब देश, थाईलैंड, वहां का विकास दर हमसे, वहां की स्थिति अच्छी है, पर कैपिटा इनकम, सिंगापुर जैसे देश, और भी बहुत सारे देश हैं। तो भारत में जो अभी जो एफडीआई खोलने की बात हुई है रिटेल सेक्टर में, जबकि सरकार ने रेस्ट्रिक्शंस भी लगाई हैं और अभी जो कहा है राज्यों की सहमति से ये होगा, आउटराइटली नहीं होगा, जो राज्य नहीं चाहेंगे वहां नहीं होगा। और सिर्फ 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में अभी ये आ सकेंगे और वो भी 51 शहर इस देश में अभी कुल चिन्हित हुए हैं इस तरह के। तो ये जो विरोध है, क्या हम बिना कोई वैकल्पिक मार्ग सुझाए हुए सिर्फ विरोध के लिए विरोध कर रहे हैं? मुझे याद है जब वाजपेयी सरकार थी तब भी पेंशन के लिए खोलने की बात हुई थी, भले वो सीमित क्षेत्र में खोलें। अभी भी सरकार धीरे धीरे ही, जैसे सिंगल जो ब्रांड है उसमें ही उन्होंने 100% खोला है, मल्टी ब्रांड में अभी 51% को खोला। तो ये जो कुल मिला के तस्वीर है, एक तरफ इंटरनेशनल मार्केट में हमारी साख गिर रही है, जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां हैं, दूसरी इंटरनेशनल मॉनिटरिंग एजेंसियां हैं, वो भारत में निवेश के अनुकूल वातावरण अब नहीं मानती पिछले साल, 2 साल, 3 साल से, इस आधार पर कि सरकार आर्थिक सुधारों से कदम पीछे खींचती है, भले उसकी गठबंधन की सरकार के कारण व्यवस्था हो या दूसरी राजनीतिक व्यवस्थाएं हों। तो ये जो परिस्थितियां बनी हैं, हमारा योजना आयोग भी सरकार को बार बार आगाह करता रहा है कि आर्थिक सुधारों के मामले में अधूरे मन से काम करने से नहीं चलेगा। या तो जब हमने इसको अडॉप्ट किया है तो हम फुल स्विंग के साथ अडॉप्ट करें या तो फिर नहीं करें। तो आप इसे किस नजर से देखती हैं? ये जो आशंकाएं हैं जो एफडीआई रिटेल में लेकर जताई जा रही हैं, ये सिर्फ आशंकाएं हैं, क्योंकि अभी कोई खतरे ऐसे विश्व में हमने देखे नहीं हैं कि इनके कारण कोई नुकसान हुआ है। किसी भी चीज को देखने के 2 पहलू होते हैं कि उसका सबसे पहले फायदा क्या होगा और नुकसान क्या होगा। हर एक पक्ष को अपना पक्ष रखने का राइट है,
और अगर कुछ पक्ष कहते हैं कि उन्हें नुकसान होगा तो उन्हें उस बात को कहने का भी राइट है। लेकिन इससे कुछ चीजें हैं जो हम देखेंगे कि क्या पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं इस एफडीआई के। सबसे पहली चीज अगर हम देखें कि हमारा जो रूपी की स्टेबिलिटी रही है वो पिछले 1 साल में काफी अच्छी नहीं रही है, वो काफी वॉलेटाइल रहा है। अगर हम देखें हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं उसमें करीब 12% के आसपास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमने बाहर निकाला है ताकि हम अपने रूपी को स्टेबल कर सकें। तीसरी चीज अगर हम देखें इंटरनेशनली, अभी आपने बोला कि हमारी क्रेडिट रेटिंग्स कम गई है। चौथी चीज अगर हम देखें हमने अपने निवेशकों को, जो बाहर के निवेशक थे उनको हमने बाहर भेज दिया है, चाहे वो कोर्ट ऑर्डर्स की वजह से हो, चाहे वो गवर्नमेंट पॉलिसीज की वजह से हो, चाहे वो किसी भी वजह से हो, हम अपने निवेशकों को अपने यहाँ आकर्षित नहीं कर पाए हैं। जब हम एफडीआई को रिटेल में खोलते हैं तो उसके एक तो सबसे पहला फायदा आता है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हमें मिलने का। दूसरा फायदा आता है हमें रूपी स्टेबिलिटी का। अगर हम रूपी को स्टेबल करते हैं और ऊपर बढ़ाते हैं, उससे सबसे पहला फायदा आएगा हमारे इंपोर्ट्स के अंदर, जिनको हम ज्यादा बदल नहीं सकते क्योंकि वो इनलास्टिक हैं। जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है जो बहुत बढ़ रहा है उसे हम कम कर सकेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि हमारी जो आर्थिक पोजीशन है वो अच्छी हो सकेगी। दूसरी चीज हम देखें कि अगर हम देखें कंपटीशन बढ़ाने की बात करें या कंज्यूमरिज्म की बात करें, वो भी बढ़ता है रिटेल में एफडीआई के आने से। तीसरी चीज जो एक बहुत अच्छी चीज है, अगर एफडीआई आता है तो इसके जो आगे के सिरे हैं और पीछे के सिरे हैं जिन्हें हम कहते हैं जैसे वेयर हाउसिंग, लॉजिस्टिक्स, डिस्ट्रीब्यूशन, पैकेजिंग, ये सारी चीजों में भी निवेश आएगा। एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा जो हमारी देश के लिए अच्छा है। हम ये भी देख सकते हैं कि कुछ जगहों पे विकास नहीं हुआ है, उन जगहों को हम विकास के लिए रख सकते हैं और वहां पे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हम यहां पे रिटेल लेकर के आए। अब इसके बुरे पहलू क्या हैं? इसके कुछ बुरे पहलू भी हो सकते हैं, जैसे बहुत लोगों का मानना है कि इससे इन्फ्लेशन हो सकता है। अब इन्फ्लेशन तो कम होएगा क्योंकि रूपी जो है वो बढ़ जाएगा, इन्फ्लेशन बढ़ने की उम्मीद नहीं है, और कंपटीशन बढ़ेगा तो प्राइसेस भी कम आएंगी, तो इन्फ्लेशन इसलिए नहीं बढ़ेगा। जहां पे इन्फ्लेशन बढ़ सकता है वो है रियल एस्टेट मार्केट। अगर हम रियल एस्टेट मार्केट को भी मैनेज कर सकें और इनकी लोकेशंस को मैनेज कर सकें तो वहां पे भी असर नहीं आएगा। दूसरी चीज है, इन्हों को ये भी कहा गया है कि 30% डोमेस्टिक कंज्यूमर से आप सामान उठाएंगे, उससे रोजगार बढ़ेगा। लेकिन अब उनका ये मानना है कि अगर वो सिर्फ 30% उठाएंगे और बाकी चीजें जो है बाहर से आएंगी तो हो सकता है हमारी जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है वो खत्म हो जाए। जहां तक बाकी छोटे शॉपकीपर्स की बात है, उन्हें इनसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि जो हमारी घरेलू जरूरतें हैं, खासतौर पे नीचे तबके के लोगों के और ऊपर के तबके लोगों के, वो ज्यादातर किराना शॉप से होती हैं, इन बड़े बड़े मॉल से या रिटेल आउटलेट से नहीं होती हैं, तो वहां पे असर कम लगता है। तो जो लोग शोर मचा रहे हैं उनके लिए सिर्फ फायदा ही होगा। अगर ये रिटेल आउटलेट्स आ भी जाते हैं, वो एक एंटरटेनमेंट का सोर्स या मिडिल क्लास के सेगमेंट का सोर्स बनेगा, ना कि नीचे के तबके का और ना ही ऊपर के तबके का। गुप्ता जी, सरकार ने कहा है कि जो पैसा आएगा उसमें कंडीशन लगाया है, एक तो जो राशि रखी है 50% कम से कम वो इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च करेंगे, और इसके अलावा एक अमाउंट रखा है, इससे कम अमाउंट के इन्वेस्टमेंट को अलाउ नहीं किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि बहुत फुटकरिया कोई आ जाएंगे तो वो अमाउंट भी लगाना पड़ेगा। और तीसरे ये है कि उनका दावा है कि जो चेन्स खुलेंगे उनके कारण कम से कम 1 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा, क्योंकि वो कोई बाहर से तो वर्कफोर्स ला नहीं पाएंगे। तो ये जो सरकार का कहना है। और तीसरा जो सबसे बात है कि मॉडर्नाइजेशन ऑफ रिटेल सेक्टर होगा। आज जो स्थिति है कि मैं जब अखबार में थोक भाव पढ़ता हूं कि मक्का का 1400 रुपए क्विंटल का भाव है या बाजरा 1200 क्विंटल है, और जब मैं 10 किलो बाजरा लेने के लिए जाता हूं तो मुझे 18 रुपए किलो मिलता है वो, या 20 रुपए किलो मिलता है। तो ये जो बीच का मार्जिन है, किसान अलग हल्ला करता है कि मुझे प्राइसेस नहीं मिलते, उपभोक्ता अलग चिल्लाता है कि कीमतें महंगी हो रही हैं। तो ये बिचौलिया प्रथा है, माने सिर्फ रिटेलर का मार्जिन नहीं है, कहीं न कहीं कई स्तर की जो बिचौलिया प्रथा है, जमाखोरी है, ये सब जो बीमारियां हैं। और आप देखते हैं कि कंपनियां जिनका वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो 2% और 3% पर उन्होंने सारा बिजनेस वो करते रहे हैं। तो जो कंज्यूमर है उसको अगर चीज सस्ते दर पर मिलेगी तो इन्फ्लेशन होने का सवाल ही नहीं है। इस नजरिए से आप किस तरह देखते हैं जो ओवरऑल एफडीआई के बारे में फैसले लिए गए हैं? अनिल जी, मैं समझता हूं कि जो स्टेप अभी लिया गया है 51% जो रिटेल खोला गया है, इसका इमीडिएटली कोई नकारात्मक प्रभाव, कोई नकारात्मक प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। उसकी वजह यह है कि जैसे स्टेट गवर्नमेंट्स वगैरह इसमें इन्वॉल्व हैं, और करीबन 10 स्टेट गवर्नमेंट ये कह रही हैं कि वो समर्थन दे रही हैं उसको। उसके हिसाब से कहीं मैं देख रहा था कि अबाउट 20 शहर ऐसे आते हैं जहां ये आज की पॉलिसी के मुताबिक कोई भी अगर बाहर से आके अपना रिटेल स्टोर करना चाहे तो कर सकता है।
लेकिन एक चीज समझने की बात है, ये जो बड़ी बड़ी जो ऑर्गेनाइज रिटेलर्स हैं, अगर बाहर देखें जिस तरह से ये ऑपरेट करते हैं, ये लोग कभी शहर में नहीं आएंगे, ये शहर से बाहर रहेंगे, क्योंकि इनको काफी एरिया चाहिए। तो ज्यादातर सुपरमार्केट्स और हाइपर मार्केट्स जो होते हैं विदेशों में, वो शहर के बाहर रहते हैं जहां आबादी कम हो और प्राइसेस कम हो। तो रियल एस्टेट इन्फ्लेशन का जो पॉइंट यामिनी ने कहा, वो अभी उठने का प्रश्न नहीं उठता, नंबर 1। नंबर 2, सिंगल ब्रांड रिटेलिंग ऑलरेडी 2006 से अलाउड किया हो गया है। उसकी वजह से हमारी लोकल चेन्स ऑलरेडी हैं, इस तरह की जो है। अब इन लोगों को क्या प्रॉब्लम हो रही है? इन लोगों को प्रॉब्लम हो रही है पैसे की और टेक्नोलॉजी की और एक्सपर्टीज की। ये तीनों चीजें हो सकता है इसकी वजह से आए, क्योंकि जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो लॉन्ग टर्म नजरिए से अगर आप देखें, मेरे ख्याल से सबसे बड़ी चीज जो होगी, उससे हमारी एग्रीकल्चर मार्केटिंग सेक्टर का जो रिनोवेशन होगा, जो रिस्ट्रक्चरिंग होगा, उसका बहुत बड़ा फायदा हमको होने वाला है। अब आप देखिए, कोल्ड स्टोरेजेस सेटअप करने के लिए 2006 में 100% एफडीआई परमिट किया गया था, उसमें 1 पैसा नहीं आया। लेकिन अगर ये होलसेल रिटेलिंग अभी आ गया, तो अब आशा की जाती है कि कोल्ड स्टोरेज चेन्स बनेंगे, जो 30 to 40% हमारा जो लॉस होता है वो कम होगा, और किसानों को, जो प्रोड्यूसर है, उसको आज की तारीख में जो आप मैं पैसा देते हैं किसी चीज को खरीदने में, उसका 1/3 ही उसको मिल पाता है। तो आशा ये की जाती है अगर ये ऑर्गेनाइज रिटेलिंग हुई तो इससे किसानों को फायदा होगा, टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, और सबसे बड़ी बात होने वाली ये है कि 2 चीजें और होने वाली हैं। आप इकोनॉमी के रिस्ट्रक्चरिंग के बाबत में देखिए, इसमें एक ये भी कहा गया है कि 30% आप जो खरीदेंगे लोकल मैन्युफैक्चरर से, स्मॉल मैन्युफैक्चरर से खरीदेंगे। तो हमारे यहाँ देश में क्या है, लोकल मैन्युफैक्चरर जो छोटे छोटे मध्यम, और उसको भी डिफाइन कर दिया, 1.25 करोड़ से टर्नओवर कम है जिसका। इन छोटी इकाइयों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? इनकी इकाइयों की प्रॉब्लम है कि अच्छा काम करती है, लेकिन इनका मार्केट में एक्सेस नहीं है। अगर उनको ब्रांड मिल जाता है तो ये और भी कर सकती है, प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो इस हिसाब से, लेकिन मेन जो मुद्दा है जिसपे लोग ज्यादा परेशान हैं और आशंकाएं, अभी कहना बहुत मुश्किल है कि क्या होने वाला है, वो है अनएम्प्लॉयमेंट का। जो फुटकर व्यापारी हैं, गुप्ता जी ने जो बात उठाई, आप बताइए यामिनी जी। फुटकर व्यापारियों का जो मुख्य बात है, जो इतने राजनीतिक दल हैं, वो अभी मोटे तौर पर एक ही मुद्दा लेकर चल रहे हैं कि इससे जो हमारे रेहड़ी पटरी वाले, खोखा लगाने वाले या छोटे दुकानदार या परचूनिए, उनके सामने बेरोजगारी का संकट हो जाएगा। एक तो ये आशंका। दूसरे, सरकार का जो तर्क है उसको आप किस नजर देखती हैं? उन्होंने कहा कि कृषि में जो निवेश है वो इससे बढ़ेगा, क्योंकि जो चेन आएगी वो अपने तरीके का उत्पादन भी कराना चाहेंगे, वो आधुनिक बीज देंगे। आज हमारी बड़ी चुनौती है कि प्रति एकड़ पैदावार हम कैसे बढ़ाएं, क्योंकि आधुनिक बीज चाहिए, उसके लिए और दूसरे इनपुट चाहिए खेती के लिए, और फिर वो जो मैं चीज पैदा करता हूं उसके लिए बाजार चाहिए। तो ऐसा भी सरकार का दावा भी है कि ये कंपनियां सीधे फार्मर से कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, उसको अपनी पसंद का बीज देंगी, उससे पैदावार कराएंगी। इससे किसान की आमदनी भी बढ़ेगी और लोगों को बेहतर, क्योंकि गुप्ता जी ने कहा कि जो टेक्नोलॉजी का जो इसमें समावेश आएगा, उसके कारण आवाजाही में सुविधा होगी, उसका रखरखाव बेहतर होगा, प्रोसेसिंग आसान हो जाएगी। तो 2 जो एस्पेक्ट हैं, एक तरफ जो परचूनियों को आशंका जताई जा रही है कि वो बेरोजगार हो जाएंगे, पर सरकार का कहना है कि जो रिटेल स्टोर खुलेंगे उनमें रोजगार भी मिलेगा, और ऑब्वियसली हो सकता है कई रेहड़ी पटरी वाले जो सेल्समैन हैं अच्छे, उन्हीं को ये लोग रोजगार दे दें। तो ये दोनों मुद्दों पर आपकी राय क्या है? मेरा इस पर मानना थोड़ा सा अलग है, क्योंकि ये देश बहुत बड़ा है। चाहे कोई भी बड़ा रिटेल चेन आ जाए, चाहे वो खाने के बाजार में आए, चाहे वो किसी और बाजार में आए, जो एक घरेलू उत्पादक है उसके लिए घरेलू कंज्यूमर अवेलेबल है, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप देखें, आप चाहे रेडी पटरी वाले की बात करें या किराना शॉप ओनर की बात करें, हमें अपने कल्चर के अंदर कुछ चीजों की आदतें हो गई हैं, और वो आदतें हमारे साथ ही चलती हैं। चाहे हम किसी और स्टोर पे चले जाएं, पर हमें कुछ चीजों की जरूरतें पड़ती हैं जो ये बड़े बाजार वाले नहीं दे पाते। वो सारे एक स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट देते हैं जो एक सामान्य तौर पे होता है, पर हमारी जरूरतें उतनी सामान्य नहीं हैं। तो हमें उन जगहों पे जाना पड़ता है जहां पे हमारी जरूरतें पूरी हो सके। ज्यादातर घरों के पास, जैसे परचून की जो शॉप्स हैं, वो जरूरतें देती हैं। अगर आप देखें, जो सबसे नीचे तबके का लोग है, वो भी थोड़ा, डबल रोटी खरीदनी है तो मैं वहीं पे जाऊंगा, नहीं जाएंगे। आपको सबसे पहले तो कौन पार्किंग का पैसा दे, कौन गाड़ी निकाल के इतनी दूर जाए, कौन पेट्रोल का पैसा दे, अगर वो सब भी दे तो क्यू में कौन लगे।
एक फोन के द्वारा आपने किनारा शॉप वाले को बोल दिया, अपने किसी एक जने को भेज दिया, उसने आपको सामान दे दिया, पैदल चलने का रास्ता कम आ गए। दूसरी बात, वो बंदा जो आप जिसको जानते हैं उसके साथ भी आपका मेल भाव है, उसको पता है कि आपकी क्या जरूरतें हैं, वो आपको सामान दे जाएगा। क्या कोई और दुकानदार ये सारी चीजें कर सकता है? वो नहीं कर पाते, क्योंकि वहां पे वो सारी सुविधाएं नहीं है। तो जहां तक किराना शॉप ओनर्स की बात है, उन्हें बेरोजगारी नहीं होगी। ये देश बहुत बड़ा है, इस पे घरेलू बाजार बहुत बड़ा है, तो इसलिए उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। पर हाँ, एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जरूर बढ़ जाता है। जैसे मैंने कहा, टेक्नोलॉजी आएगी, फॉरवर्ड लिंकेजेस बढ़ेंगे, बैकवर्ड लिंकेजेस बढ़ेंगे। अगर वो यहाँ पे आएंगे, उन्हें उनकी जरूरत की चीजें मिलेंगी। आपने जहां तक कहा फार्मर्स को अच्छा पैसा मिलेगा, वो अभी भी मिल रहा है। कुछ कंपनियां हैं जो फार्मर्स के साथ उनकी जमीनों पे रख लेती हैं कि हम इतना आपको अमाउंट देंगे अगर आप हमें इतना सप्लाई करते हैं फार्म प्रोडक्ट, तो वो अभी भी चल रहा है। ये जरूर हो सकता है कि अगर ये चेंज आए तो ये आइडेंटिफाई कर सकें, ये कुछ देख सकें कि हमें इन जगहों से ये चीजें चाहिए, तो हाँ, एक अच्छा पैसा उनको भी मिल जाएगा। किसान को एडवांस भी मिल सकता है बिना ब्याज के, और उसको बीज भी देंगे। दूसरे गुप्ता जी, आप देश का फाइनेंस मैनेजमेंट का आपको बड़ा अनुभव रहा है। 2-3 चुनौतियों से साल 2 साल से हम गुजर रहे हैं। हमारा जो ग्रोथ रेट था वो बीच के दिनों में 8, 8.5, 9% तक गया था, और जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उनका सपना रहा कि डबल डिजिट में हमारा ग्रोथ रेट हो। लेकिन जो भी परिस्थितियां बीच में 2-3 सालों में आई, उनके चलते आज ग्रोथ रेट जो है हमारी 6% से भी नीचे चली गई है, और इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं हो रहा है, और जो हमारी राजकोषीय घाटा है वो भी लगातार बढ़ा है। तो ऐसे में ये जो सिविल एविएशन सेक्टर है, वो जो हमारी घरेलू कंपनियां हैं वो पहले ही करा रही हैं, वो खुद इच्छुक हैं, ललायत रही हैं। तो ये जो सिविल एविएशन में सरकार ने कहा है कि 49% इन्वेस्टमेंट बाहरी कंपनियां आके कर सकती हैं, उस पर क्या राय है आपकी? देखिए अनिल जी, ये कहना कि सिविल एविएशन सेक्टर में हमने एफडीआई अलाउ कर दी तो हमारी सिविल एविएशन सेक्टर इंप्रूव हो जाएगा, पैसा आ जाएगा, ये सही नहीं है। कोई भी व्यक्ति और कोई भी एंटिटी जो बाहर से आके अपना पैसा लगाएगा, वो उन्हीं एयरलाइंस में लगाएगा जहां कुछ स्कोप दिखता है उसे, और वो डिपेंड करता है कि उसकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, उसका अभी तक एक्सपीरियंस क्या है, उसका मार्केट सेगमेंट कितना है। लेकिन ये जरूर है कि अब जो सिविल एविएशन में जो ऑपरेटर्स हैं हमारे, उनको अब वित्तीय प्रॉब्लम कम होने की संभावना है। वो लॉन्ग टर्म में अगर आप देखें तो इसका फायदा होगा। लेकिन मैं समझता हूं कि ये विदेशी निवेश का जो अनाउंसमेंट लास्ट वीक में किया है, मेरे समझ में इट इज ए बूस्टर सेंटिमेंट, कि अभी जो परिस्थिति हो गई थी जिसमें हमारा कैपिटल गुड्स सेक्टर हैज गोन डाउन, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर इज गोन डाउन, इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं हो रहा है, आपका इन्वेस्टमेंट नहीं होने से आपका इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, आपकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी कम हो रही है, आपका फिस्कल डेफिसिट बढ़ रहा है, आपका करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ रहा है, और विदेशी वाले भाग रहे हैं। तो एक बूस्टर सेंटीमेंट की डोज के हिसाब से अगर आप कहें तो सिविल एविएशन और ब्रॉडकास्टिंग वगैरह में जो इन्होंने किया है वो काम है। मल्टी रिटेल, यस, मल्टी ब्रांड रिटेल, ये भी एक तरह से आज की तारीख में इसको बूस्टर सेंटीमेंट ही कहा जाएगा। लेकिन क्योंकि अभी इसमें कुछ लोग ऑलरेडी अपना इंटरेस्ट दिखा चुके हैं, तो हो सकता है कुछ लोग आ जाएं। और मैं समझता हूं कि मल्टी ब्रांड रिटेल में इन्वेस्टमेंट आने की गुंजाइश है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज है, जो आपने आर्थिक अर्थव्यवस्था की जो बात की ब्रॉडली, उसमें इन चीजों से कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन जो सेंटीमेंट है, जैसे शेयर बाजार वो सेंटीमेंट बड़ा है, या रुपए की वैल्यू मजबूत हुई, वो सेंटीमेंट बड़ा है। आप देख रहे हैं मार्केट में क्या हो रहा है, क्योंकि सेंटीमेंट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल। अगर आपका सेंटीमेंट पेसिमिस्टिक है, लेकिन सेंटीमेंट से ही तो देश की अर्थव्यवस्था नहीं चलेगी ना, उसके लिए आपको स्ट्रक्चरल चेंजेस लाने पड़ेंगे, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर ने अभी कहा है कि और चेंजेस आएंगे। वित्तीय घाटे को कैसे कम किया जाए, आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को कैसे बढ़ाएं, किस तरह से कैपिटल इन्वेस्टमेंट आप बढ़ाएं, ये जो दूसरे जो आप स्टेप्स लेने वाले हैं, इस पे बहुत बड़ी मुद्दा निर्भर करेगा कि आपकी अर्थव्यवस्था और उसकी प्रगति कितनी होगी। यामिनी जी, अभी जो सरकार ने फैसले लिए हैं उनमें एक फैसला 4 पब्लिक सेक्टर का विनिवेश का फैसला भी है, और सरकार ने उम्मीद जताई है कि 15,000 करोड़ रुपया इससे हम जुटाएंगे। बीच के दिनों में आपने देखा कि हर साल सरकार लक्ष्य रखती है, पर कोई विनिवेश का काम आगे बढ़ नहीं पाता है। और ये भी एक पहलू रहा है, जो हमारा कारपोरेट जगत है उसने जो सरकार के फैसले उनका स्वागत किया है, और उम्मीद जताई है कि इससे माहौल बनेगा, देश में निवेश, विदेशी निवेश भी आएगा, और जो विकास की गतिविधियां हैं उनको बढ़ावा मिलेगा। दूसरे जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स वगैरह पर सरकार ने कदम उठाए हैं, उसका भी कहीं न कहीं
सब्सिडी का बोझ है वो घटाने की सरकार की मंशा लगती है, क्योंकि राजकोषीय घाटा लगातार बढ़ा है। तो ये सारे जो परिप्रेक्ष्य हैं, इस संदर्भ में आपको क्या लगता है कि कितना लाभ इसका, जो हमारी आर्थिक विकास दर है, इसका सेंटीमेंट है, या जो सरकार की मंशा है माहौल पैदा करने की, उसमें कितना असर पड़ सकता है? जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है वो 5.5% के आसपास अनुमान किया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि वो 7% के आसपास से ऊपर ही जाए। और अगर आप बात करें जो वित्तीय घाटे की बात है वो 5.1% के आसपास है और अनुमान लगाया जा रहा है कि अगर गवर्नमेंट कुछ नहीं करती है और जिस तरीके से एक्सपेंडिचर्स बढ़ रहे हैं, चाहे वो प्रोजेक्ट्स की बात करें, चाहे वो डीजल सब्सिडी की बात करें या और किसी सब्सिडी की बात करें, वो सब करेगी तो 6% के आसपास आएगा। उसके अलावा और दिक्कतें हमारे सामने आ रही हैं, जैसे कि जो रूपी की वॉलेटिलिटी की मैंने आपसे बात की, और जो बाहर के निवेशक हैं वो बाहर जा रहे हैं उसकी दिक्कत है, या फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की दिक्कत है। इससे जो ओवरऑल सेंटीमेंट है, वो जो बाहरी देश है, इंटरनेशनल बाजार की बात करें, वो काफी कम हो गया था। जब सरकार ने ये कुछ नीति लागू कराई हैं, जैसे के बारे में अनाउंसमेंट की हैं, जैसे अगर हम कहें डीजल प्राइस हाइक, वो 12% के आसपास उन्होंने बढ़ा दिया। उससे एक माना जा रहा है कि बहुत ज्यादा विरोध होगा। उसकी वजह से उन्हें और कुछ कदम उठाने पड़ते, जिसकी वजह से फिस्कल डेफिसिट को हम कम किया जा सके। सबसे पहला उन्होंने कहा कि हम डिसइन्वेस्टमेंट की बात करेंगे, जो आपने कहा 4 PSUs की बात की है। उससे अगर वो कुछ पैसा भी कलेक्ट कर पाते हैं तो अनुमान लगाया जाता है कि वो थोड़ा कम हो जाएगा। जैसे अगर आप देखें कुछ साल पहले 3G सेल्स की वजह से उन्होंने अपना फिस्कल डेफिसिट कम किया था। तो ये एक और सेल का तरीका है जो कैपिटल एसेट है उनको बेचने का टारगेट है। इससे जरूर फायदा होगा। अगर आप कहें बाकी FDI एविएशंस में भी बढ़ाने की बात की गई है। अगेन एयरलाइंस इंडस्ट्री खासतौर पे कुछ कंपनियां ये कह रही थी कि गवर्नमेंट को उन्हें बेल आउट करना चाहिए, और वो कंपनियां ये भी कह रही थी क्योंकि उनके पास निवेश नहीं है, वो अपने एम्प्लॉयज को कहीं पे और नहीं लगा पा रहे, तो एक अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ने की उम्मीद थी। दूसरी बात यह है कि अगर आप कहें कि हम लोन उठा सके, वही कंपनियां लोन उठा सके अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से, वो नहीं कर पाती क्योंकि जो है रुपए बहुत ज्यादा बुरी तरीके से गिरा हुआ था, मार्केट में क्रेडिट रेटिंग बहुत बुरी थी, और अगर वो उठाती तो उन्हें बहुत ज्यादा कॉस्ट कर जाता। तो सबसे अच्छा तरीका गवर्नमेंट के लिए ये था, ना तो उन्हें बेल आउट करती, उनको एक ऑप्शन दे देते हैं कि बाहर चले जाइए, आप बाहर से पैसा ले आइए, हमने आपके लिए खोल दिए हैं दरवाजे। तो ये जो गवर्नमेंट ने कुछ सिरे उठाए हैं या रास्ते खोले हैं, मेरे ख्याल से अच्छे रास्ते हैं। इससे काफी हद तक इकोनॉमिक ग्रोथ में मदद मिलेगी। गुप्ता जी, आर्थिक सुधारों के मामले में हमने देखा 1991 में ये दौर शुरू हुआ था, नरसिंह राव की सरकार तब आई थी। 96 में संयुक्त मोर्चे की सरकार आई जिसमें CPI शामिल थी और CPM भी उसका बाहर से समर्थन कर रही थी। फिर 98 में वाजपेयी की गवर्नमेंट आई, वो भी 2004 तक रही। जितनी जो सब्सिक्वेंट सरकारें आती रही केंद्र में, एक ने भी ये नहीं कहा कि आर्थिक उदारीकरण गलत है या हम इसको रिवर्स करेंगे। सभी सरकारें आर्थिक उदारीकरण को जरूरी मानती रही हैं, उसके बिना देश की तरक्की उनको नहीं दिखती रही है। पर जो विपक्ष में होता है वो दूसरा राग अलापने लगता है, जब वो सत्ता में होता है तो तब अलग राग अलापता है। जब उनसे दो टूक सवाल करो कि क्या आप सुधारीकरण के विरोध में हैं, आर्थिक सुधारीकरण के, क्या आप FDI के खिलाफ हैं, तो वो इफ एंड बट के साथ बात करते हैं कि कोई कहेगा सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में FDI अलाउ करना चाहिए। तो जो दुनिया भर की जो वैश्विक स्थितियां हैं उनको देखते हुए क्या हम ऐसा दबाव बना सकते हैं, या जो एक बार हमने आर्थिक सुधार का रास्ता अपना लिया है ये भी कोई तरीका हो सकता है कि हम आधे अधूरे मन से उस पर आगे बढ़ें, या तो हम आगे बढ़ें या तो न बढ़ें? क्या ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे हम देश की सुरक्षा के मामले में एक राष्ट्रीय भावना से काम करते हैं, ऐसे ही आज कोई मजबूरी है हमारे सामने, कोई तरीका नहीं है, देश की आर्थिक विकास का सवाल है, तो ये एक जो राजनीतिक आम सहमति है वो इस देश में क्यों नहीं बनती? देखिए, हम इस रास्ते पे बहुत आगे आ चुके हैं। और क्यों आगे आ चुके हैं, आपने कहा ही है कि सभी राजनीतिक पार्टी इसके फेवर में थी। अब पीछे मुड़ने का तो सवाल ही नहीं उठता। तो जो आशंका आपकी है कि साहब पीछे हम कर देंगे, ये बिल्कुल सही नहीं है। दूसरी बात यह है कि जो राजनीतिक पार्टी विरोध कर रही है, ये गणतंत्र देश है, हर एक पार्टी का विरोध करने का अपना हक बनता है, और वो अच्छा भी है, क्योंकि दूसरा पहलू आपको नजर आता है और आपकी जो पॉलिसीज है उसको चेंज कर सकते हैं। तो मेन चीज आपकी जो इस वक्त जो समस्या चल रही है वो है होलसेल रिटेल ट्रेड की, जिसमें कि FDI आपने खोला है। अब आप देखिए, FDI की जो ऑब्जेक्शन हो रहा है वो किस बात पे हो रहा है? छोटे व्यापारियों के ऊपर। शॉपिंग डेंसिटी हमारे यहाँ 11 है, मतलब 1000 लोगों के लिए 11 शॉप्स देश में। कौन सी शॉप है? हो ही नहीं सकती। लेकिन लोगों का ये मानना है कि इससे अनएम्प्लॉयमेंट होगा। जो यामिनी ने भी कहा
और आप भी कह रहे हैं कि देखिए मॉल्स आते हैं, आप नोएडा में जाइए, आप दिल्ली में जाइए, एक तरफ आपके बड़े मॉल्स हैं जिसमें आपकी सब चीज मिल रही है, दूसरी तरफ आपकी कॉर्नर शॉप्स हैं। तो कॉर्नर शॉप्स विल सर्वाइव। ये जरूर है कि कंपटीशन बढ़ेगा, कंपटीशन से इन लोगों की जो प्रैक्टिसेस है वो इम्प्रूव होंगी और कंज्यूमर को इससे फायदा होगा। तो मैं समझता हूं कि ये जो इसको हमको इस तरह से नहीं लेना चाहिए कि इसके अगेंस्ट में, लेकिन आप अपनी अर्थव्यवस्था का जो उदारीकरण कर रहे हैं, किस क्षेत्र में कितना खोलेंगे, इसको करने के लिए सरकार को देखना पड़ेगा कि उसका ढांचा हमारे देश में क्या है। जैसे आज एग्रीकल्चर को हम अगर पूरा खोल दें, या हम अपने फाइनेंशियल सेक्टर को पूरा खोल दें, या कल की तारीख में फुल कन्वर्टेबिलिटी ऑफ रूपी कर दें, वो हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जैसे ही हमने किया हमारा एक्सपोजर इंटरनेशनल ट्रेंड से इतना ज्यादा हो जाएगा कि संभाल नहीं पाएंगे। इसलिए जो हो रहा है वो धीरे 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 सरकार इसको खोल रही है। इनफैक्ट 2003-04 में जब एनडीए सरकार थी, उस वक्त भी ये सजेशन था मल्टी ब्रांड रिटेल खोलने का। अब क्यों नहीं हो रहा है? बिकॉज दोनों, चाहे कांग्रेस हो चाहे और कोई पार्टी हो, सबकी कॉन्स्टिट्यूएंसी एक ही है, किराना। अच्छा, किराने की आप देखिए, किराने की जो ये अपना रिटेल मार्केट है, ज्यादातर कैश इकोनॉमी है, और कैश इकोनॉमी में यू नो इट, नो टैक्स पेड। सो आप समझ सकते हैं कि इसकी पॉलिटिकल फोर्स कितनी है, ठीक है, और कितनी हल्ला हो रहा है। लेकिन ये समझने की चीज है। लेकिन मेरे को लगता है कि जो अभी सरकार ने किया है ये एक अच्छा व्यवस्था है, और इसका असर मे भी 2-3 साल के बाद होगा। इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, इसको करना ही करना है। निश्चित रूप से आपने ठीक कहा गुप्ता जी और यामिनी जी कि जब हम आर्थिक सुधारों के मार्ग पर आगे बढ़ चुके हैं तो हम एक गलत संदेश नहीं दे सकते कि हम आधे अधूरे मन से आगे बढ़े हैं। सरकार ने जो एफडीआई को बढ़ावा ये दिया है, लाने का जो पहल उठाई है, इसका देश के आर्थिक विकास में सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इसको लेकर आशंकाएं न्यूनतम हैं और उम्मीद ज्यादा है, और मुझे लगता है कि उम्मीद ही हम सही हमारी उतरेगी और आशंकाएं निर्मूल साबित होंगी। आपने चर्चा में भाग लिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आपने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और आर्थिक विकास विषय पर परिचर्चा सुनी। इसमें भाग ले रहे थे पूर्व वित्त सचिव डीसी गुप्ता और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस की प्रोफेसर यामिनी अग्रवाल। परिचर्चा का संचालन कर रहे थे जनसत्ता के ब्यूरो प्रमुख अनिल बंसल। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसके बारे में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। पता है talksnsd@air.org.in। यह कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।